नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, चैप्टर 8 जिसका नाम है स्थानीय शासन। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्लास 11th का चैप्टर 8 है जो नए सिलेबस के अनुसार बनाया जा रहा है। चैप्टर का नाम है स्थानीय शासन। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। स्थानीय शासन का क्या अर्थ है? स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, स्थानीय शासन का मतलब होता है लोकल, जो गांव वगैरह में जो शासन की पद्धति होती है, जिसके माध्यम से शासन किया जाता है, जिसमें वार्ड मेंबर, पंच, मुखिया, जिला पंचायत और पंचायत समिति इत्यादि आते हैं, यही हमारा स्थानीय शासन होता है। देखिए क्या होता है, गांव और जिला स्तर के शासन को हम क्या कहते हैं? स्थानीय शासन कहते हैं। गांव और जिला स्तर पर जो शासन किया जाता है उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। और स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। मतलब जैसे कि गांव में मुखिया का चुनाव हुआ, अगर मुखिया बना है तो वो मुखिया उसके गांव का ही होता है, इसलिए कहा जाता है वो सबके उसके नजदीक का शासन होता है। स्थानीय शासन का विषय आम नागरिक की समस्या और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है। ये स्थानीय शासन बनाया क्यों गया है? क्योंकि जो आम नागरिक है, जो जनता है, उसके जीवन में जो रोजमर्रा की परेशानी है, उससे उसको निपटारा दिया जा सके। क्योंकि हर विवाद के लिए प्रधानमंत्री के यहाँ से, केंद्र सरकार के यहाँ से मंत्री या फिर राज्य सरकार के यहाँ मंत्री तो नहीं आएंगे। तो स्थानीय लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी शिकायतें आती हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं या जितने भी विवाद होते हैं, उनको स्थानीय शासन के माध्यम से ही सुलझाया जाता है। मुकामी बोर्ड क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में लोकल बोर्ड भी कहते हैं। तो देखिए, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय 1882, याद रखिएगा, 1882 के बाद यह अस्तित्व में आया था। पहले यह अस्तित्व में नहीं था। इसका मतलब है कि पहले मुकामी बोर्ड वगैरह या स्थानीय शासन में उतना ज्यादा दिलचस्पी ना लोग लेते थे और ना इसे मान्यता प्राप्त था। यह 1882 के बाद ही अस्तित्व में आया। उस वक्त हमारे यहाँ लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था और उसने क्या किया, इन निकायों को बनाने के लिए और इसे और आगे बढ़ाने के लिए पहल कदमी की। लॉर्ड रिपन ही जो था वो स्थानीय शासन को ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि लोकल लोग जो हैं उनको बहुत जल्दी अगर कोई चीज का निपटारा चाहिए तो वहां पे एक स्थानीय सरकार होनी चाहिए, एक प्रशासन की व्यवस्था और सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए जो उनकी समस्याओं का समाधान करे। उस वक्त क्या था, इसे मुकामी बोर्ड और लोकल बोर्ड कहा जाता था। 1882 के आसपास लॉर्ड रिपन जब भारत का वायसराय था, उस समय इसे लोकल बोर्ड या मुकामी कहा जाता था। तो इसका याद रखिएगा, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रिपन ने इसमें क्या किया, तो आपको बताना है कि उसका पहलकदमी था इसको और आगे बढ़ाने का, लोगों के पास नजदीकी शासन लाने का, शासन के द्वारा उनके निपटारों को खत्म करने का, उनके साथ जो विवाद होता था या फिर जो भी परेशानी होती थी, विवाद के माध्यम वहां पे बनते थे, उन सभी को निपटाने का काम मुकामी बोर्ड ही करता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, 73वें संशोधन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, 1992 में संविधान के 73वें संशोधन को संसद ने पारित किया था। याद रखिएगा, 1992 में संविधान के 73वें संशोधन को किसने पारित किया? संसद ने पारित किया। और इसकी जो बनावट है वो त्रिस्तरीय बनावट है। मतलब तीन स्तर में इसका बनावट बताया गया है। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था ही त्रिस्तरीय बनावट कहलाता है। पंचायती राज व्यवस्था को ही हम तीन स्तरीय की बनावट के रूप में जानते हैं। सबसे नीचे आता है पहले नंबर पे ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पे आता है मंडल और तीसरे नंबर पे आता है जिला पंचायत। तो ये त्रिस्तरीय बनावट इसीलिए है क्योंकि तीन स्टेप में इसका निर्माण किया गया है, इसलिए इसे त्रिस्तरीय बनावट कहा जाता है। बताया गया है कि सबसे नीचे यानी कि पहला पायदान जो है वो ग्राम पंचायत आता है। ग्राम पंचायत के दायरों में एक अथवा एक से ज्यादा गांव हो सकता है। जो गांव होते हैं, जो हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं, तो हमें पता है कि कई सारे गांवों को मिला के एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है और उसमें फिर मुखिया का चुनाव किया जाता है। मध्यवर्ती स्तर यानी कि बीच का जो पायदान है वो मंडल का होता है, जिसे खंड या ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है।
इसे अक्सर उत्तर प्रदेश में सुनने को मिलता है ये तालुका। तो इस पायदान में क्या होता है कि स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो ग्राम पंचायत होता है उसमें गांवों को मिलाया जाता है, लेकिन जो तालुका होता है उसमें कई सारे खंडों को मिलाया जाता है और इसके अंदर जो शासन करते हैं उसे ही हम वहां के स्थानीय शासन के रूप में जानते हैं। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहां मंडल या तालुका पंचायत यानी कि मध्यवर्तीय स्तर को बनाने की जरूरत नहीं है। जो बहुत छोटा जगह होता है वहां पे इस प्रकार का मंडल या तालुका बनाने की जरूरत नहीं होती है। छोटे जगह के लिए ग्राम पंचायत का उपयोग किया जाता है। और अब तीसरे नंबर की बात कर ले तो सबसे ऊपर वाला पायदान जो है वो जिला पंचायत का स्थान होता है। इसके दायरे में पूरे जिले का ग्रामीण इलाका आता है। जितने भी गांव होते हैं, जितने भी पूरे जिले के अंदर गांव होते हैं वो पूरा इसके अंदर आता है, जो जिला पंचायत कहलाता है। तो हम बात चुनाव की कर लेते हैं। तो देखिए पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। मतलब पंचायती राज जितने भी संस्था में है इनके 3 स्तर जो होते हैं जो है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। 5 साल के लिए ही चुना जाता है और 5 साल के बाद फिर से चुनाव होता है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरा होने से पहले पंचायत को भंग कर देती है तो इसके 6 महीने के अंदर फिर से नए चुनाव होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि ये चुनाव अगर पंचायत को भी भंग किया जाए तो वहां पे नए चुनाव जो है वो 6 महीने के अंदर फिर से करके नए शासन प्रणाली को कायम करना होता है। तो ये चुनाव के बारे में था। आरक्षण के बारे में, सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। देखिए आरक्षण की बात आएगी तो आपको बताना है कि पंचायती संस्थाओं में जो 1/3 सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है तीनों स्तर पर। मतलब कि हमारी जो स्थानीय शासन की तीनों स्तर है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या के अनुपात से की जाती है। यहाँ पे ध्यान देखिए कि आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए अलग से दिया गया है चुनाव में भी और अन्य जगहों पे तो है ही। तो चुनाव में जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इनके संख्या के आधार पर, इनकी जनसंख्या के आधार पर इन्हें आरक्षण प्राप्त होता है चुनावी क्षेत्र में। अनुच्छेद 243 क्या है? तो अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 243 कहता है कि प्रत्येक पंचायत में, जितने भी पंचायत में चुनाव होंगे उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता है चुनाव के मामले में। तो ये हमारा अनुच्छेद 243 है, इंपोर्टेंट रहेगा, 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त क्या होता है? तो भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त होता है। देखिए भारत का जो चुनाव आयुक्त होता है, जो भारत देश में चुनाव करवाते हैं, जिनके जिम्मेदारी भारत में सभी जगहों पर सही तरीके से चुनाव करवाने का होता है, वही चुनाव आयुक्त होते हैं। तो समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त है। मतलब कि स्थानीय प्रदेश में भी जो चुनाव के काम कार्य को संभालते हैं उनको स्वतंत्रता प्राप्त होता है। प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी होता है, उस पर किसी भी कोई दबाव नहीं डाल सकता है, किसी भी प्रकार का कोई शासन या धौंस या डरा नहीं सकता है उसे। जो निष्पक्ष चुनाव करवाता है, निष्पक्ष वोटिंग करवाता है और उसका फल भी निष्पक्ष ही आता है। इसके अलावा उसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता। भारत के चुनाव आयोग से स्थानीय चुनाव आयुक्त का किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है। दोनों के कार्य जो होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो ये राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में था। तो हम आपको राज्य वित्त आयोग के बारे में बता देते हैं। प्रदेश का मतलब होता है राज्य। जब भी बात प्रदेश का आएगा तो आप राज्य के हिसाब से समझिएगा। राज्य की सरकार के लिए हर एक 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी होता है। हर 5 वर्ष पर सरकार को, प्रदेश के सरकार को एक प्रादेशिक वित्त आयोग मतलब एक कमेटी, एक ग्रुप बनाना जरूरी होता है। और यह आयोग जो है क्या करता है? प्रदेश में मौजूद जितने भी स्थानीय शासन होते हैं, मुखिया, जिला पंचायत समिति या जिला पार्षद, इनकी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेता है कि इनके पास बजट है कि नहीं काम करने के लिए, पैसे हैं कि नहीं काम करने के लिए। तो ये कार्य कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। अगला टॉपिक हमारा वीवीआई रहेगा। 74वें संशोधन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए संविधान के 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से है।
याद रखिएगा, इसका संबंध जो है वो शहर से होता है, नगर पालिका से होता है। अनेक रूपों में 74वें संशोधन और संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है, मतलब कई बार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यह संशोधन जो है वो चाहे 73 हो या 74 हो, ये शहर के हिसाब से है। जिस शहर में एमसीडी है, जिस शहर में नगर पालिका है, उससे जुड़ा हुआ है यह संशोधन। यह शहरी इलाकों से अपना संबंध रखता है, सिटी से संबंध रखता है। 73वें संशोधन में सभी प्रावधान, मसलन प्रत्यक्ष चुनाव हो गया, आरक्षण हो गया, विषयों का हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर करना हो गया, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, प्रादेशिक वित्त आयोग और 74वें संशोधन में शामिल है। और नगर पालिका पे ये लागू होता है। जो हमारे सिटी में नगर पालिका होता है, एमसीडी होता है, उस पे ये 73वें और 74वें संशोधन में बताए गए सभी मुद्दे लागू किए जाते हैं। और ये शहरों से संबंध रखता है, ये सिर्फ और सिर्फ शहरों में लागू होता है, क्योंकि गांव में आपको पता है कि एमसीडी वगैरह नहीं होता, वहां पे स्थानीय शासन, मुखिया, जिला पार्षद, पंचायत समिति इत्यादियों के अंदर ही। इस तरह से आपने देखा चैप्टर 8 जिसका नाम था स्थानीय शासन, क्लास 11th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, यहाँ पे समाप्त हो गया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।